हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास सोशल साइंस। इसमें हमारा है ज्योग्राफी, जो भूगोल है। उस बुक का नाम भी दिया गया समकालीन भारत 2। इसमें चैप्टर 1 देखेंगे हम लोग, जो कि चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इसे इंग्लिश में बोले तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बोला जा सकता है। इसमें पार्ट 1 है यह हमारा। इसमें जो है वह NCERT, JCERT या CBSE सभी के लिए स्लाइड शो के साथ इसे बताया जाएगा स्लाइड शो में। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो में। इसको मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है नोट्स इसका बताया जाएगा। तो देख सकते हैं पहला स्लाइड हमारा आ गया। अध्याय 1, बुक का नाम दिया गया चैप्टर का संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संसाधन है क्या। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में जो है प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से जो वह संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन कहलाती है। अगर आपको बोला जाए साइकिल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तो साइकिल एक संसाधन है। अगर कोई खनिज कहीं निकाला जाता है ज़मीन से कोड़कर, अब्रक, लोहा, स्टील, तो वह भी खनिज है। जैसे अगर खनिज नहीं, वह संसाधन आएगा, वह खनिज में आता है। संसाधन का प्रकार एक होता है खनिज। इसी तरह अगर मान लें आप लोग कोई पेड़ है, तो पेड़ क्या है? वह संसाधन है। इसी तरह कोई जो है वह घर या विद्यालय, स्कूल है, तो वह भी एक संसाधन है। इसी तरह बहुत सारे जितने भी आसपास दिखाई देते हैं सारे पदार्थ या फिर वस्तु, वो सब संसाधन के अंतर्गत शामिल होते हैं। हम लोग देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण भी किस तरह किया जाता है, उसे भी नोट्स के लिए आप लोग वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया, आपके चिप बुक में दिया गया चित्र 1.1। इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया गया मानव, और इसमें संबंध बताया गया प्रकृति और फिर प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य जो है वह अंतर संबंध। तो इसमें किस तरह संबंधित है मानव और भौतिक, पर्यावरण या फिर प्राकृतिक। तो मानव जो है वह प्रकृति में जो भी संसाधन पाया जाता है, जैसे कि खनिज हो गए, जैसे अब्रक, चूना, लोहा, पत्थर या फिर चट्टान या फिर वृक्ष जो होते हैं वह प्राकृतिक में आते हैं, भौतिक में। और सभी मानव इस्तेमाल करते हैं कोई भी खनिजों का। प्रौद्योगिकी और मानव किस तरह से संबंधित है? तो प्रौद्योगिकी और मानव जो है वह भौतिक यानी कि प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। जैसे कि कोई मशीन का निर्माण करना, कोई साइकिल का निर्माण करना, तो यह भौतिक संसाधन का प्रयोग कर जो वह प्रौद्योगिकी में बदल देता है। फिर मानव जो है एक संस्था का निर्माण करता है, जो कि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा भी चलाए जाते हैं, और सभी देशों में संस्थाएं निर्माण होती हैं। तो यह संबंधित होता है एक जैसे। अब अगला हमारा आता है संसाधनों के प्रकार या फिर संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के कैसे प्रकार में बांटा जाता है? तो देख सकते हैं संसाधन जो विभिन्न आधारों पर जो वह विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है, जो नीचे दिया गया। यहाँ देख सकते हैं चित्र यह 1.2 में आपको बताया गया है, बुक में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले संसाधन, इसे समझ लीजिए। संसाधन हो गया, इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आएंगे? तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन कहलाएगा जो कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, और मानव संसाधन वह संसाधन कहलाएगा जो कि प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर उसे उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। जैसे कि साइकिल माने तो वह मानवीय संसाधन होगा, लेकिन साइकिल में जो सामान लगा यानी कि लोहा, स्टील होता है, तो वह स्टील ये सब प्राप्त होता है, जो वह होता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक से मानव संसाधन में बदला जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन का प्रकार देखें तो इसे भी दो भागों में बांटा गया, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर नवीकरण योग्य को भी बांटा गया कुछ भागों में। पहला है सतत अथवा प्रवाह होने वाले, जैसे कि पवन है, जल है, यह सब प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यह नवीकरणीय है, यानी कि ना कभी पवन खत्म होता है ना कभी जल खत्म होगा, इसे पुनः जो है प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि चक्रीय संसाधन के रूप में इसे। दूसरा जैव, पहला सतत हो गया, दूसरा जैव संसाधन है। अब जैव को देखें तो जैव में प्राकृतिक वनस्पति जो कि वन है, पेड़ पौधे और वन्य जीव शामिल होते हैं। अब अगला था हमारा अनवीकरण योग्य संसाधन, जो कि पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। नवीकरण वाले को दोबारा से यूज किया जा सकता है, जैसे कि पेड़ को दोबारा यूज कर सकते हैं, पवन को, जल को। लेकिन अनवीकरण में जो इसे खत्म होने के बाद दोबारा यूज ही नहीं होगा। जैसे कि इसमें चक्रीय संसाधन है, वो पुनः चक्रीय संसाधन, जैसे कि धातु को 2-3 बार यूज कर सकते हैं गला कर। जैसे कि लोहा है, लोहा का छड़ बन गया, छड़ से फिर से गला के उसे कुछ बदला जा सकता है। और दूसरा अचक्रीय, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जो कि होते हैं। जीवाश्म ईंधन में क्या आते हैं? तो पेट्रोलियम आते हैं, डीजल आते हैं, और फिर LPG गैस जो होता है, आप लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है घरेलू में, उसे जीवाश्म ईंधन के रूप में कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन में एक बार प्रयोग किया गया तो वह दोबारा से नहीं बचता, यानी कि समाप्त हो जाता है।
अगला है मानवीय संसाधन जो है, दूसरा हमारा था, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। तो मानवीय संसाधन में जो संरचनाएं एवं संस्था निर्माण होता है उसे आएगा, और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर इसे भी बांटा जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए अगला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, यानी कि संसाधनों के बहुत से आधारों पर बांटा जाता है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। अगर आपको संसाधन के प्रकार पूछा जाए तो आप लोग दो बोलिएगा, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। लेकिन आप लोग उच्च कक्षा में जाएंगे तो एक और आएगा यहाँ पे, मानव संसाधन, यानी कि मानव को भी एक संसाधन के रूप में बांटा जाता है 3 भागों में। लेकिन आप लोग दो को याद रखिए। तो देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखें तो पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन तो वैसे संसाधन कहलाते हैं जो कि जैव मंडल से मिलते हैं। उदाहरण के रूप में बोला जाए तो मनुष्य जैव संसाधन में आएंगे, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुधन आदि, यानी कि जो जिंदा होते हैं, जो इसमें वृद्धि विकास होता है, वह जैव संसाधन कहलाते हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा। जीव जंतु आप लोग सब जैव संसाधन में आते हैं, पेड़ पौधे सब। दूसरा अजैव संसाधन, तो वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो कि निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। उदाहरण के रूप में मिट्टी बोल सकते हैं, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि सब, पहाड़ पर्वत सभी आ जाएंगे इसमें अजैव संसाधन में। इतना बस समझना है आपको। अगला है हमारा समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो इसमें पहला नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण जिसे कि दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो देख सकते हैं कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि दोबारा से उसे कन्वर्ट करके दूसरे रूप में बदल कर नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उसे ही नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। और जैसे कि सौर ऊर्जा को कभी खत्म नहीं होगा, इसे जितना भी आप लोग ऊर्जा ले सकते हैं सोलर पैनल के द्वारा, पवन ऊर्जा जो कि पवन चक्की के द्वारा ले सकते हैं, जल जो कि बिजली उत्पादन में प्रयुक्त होता ही है, और जीव जंतु सभी जो है नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला देखें हम लोग, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसे हम जो किसी भी तरीके से नवीकरण या फिर पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसे ही अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। और उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन या फिर धातु आदि में बहुत सारे आएंगे, जो कि अभ्रक, चूना पत्थर ये सब होते हैं। इन संसाधनों के निर्माण में जो है वह लाखों वर्ष लग जाते हैं। किसमें? तो अनवीकरण योग्य संसाधन, जैसे कि जीवाश्म ईंधन बोले या फिर धातु बोले। इसलिए इनका नवीकरण करना जो है संभव नहीं होता, यानी कि असंभव होता है। इसमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, जैसे कि धातु को, और कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिसे पुनः चक्रीय नहीं किया जाता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन को आप ले सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अगला इसमें जो आधार पर बांटा गया है वह है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो स्वामित्व में क्या होता है? जो कि अपना अधिकार, जैसे कि पहला व्यक्तिगत संसाधन है। तो इसमें क्या होगा? वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के पास होता है, प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि आपके पर्सनली आपका संसाधन है, जैसे कि घर बोले तो घर आपका संसाधन, उदाहरण के लिए किसान की ज़मीन, घर आदि, यानी कि अपना ज़मीन है तो अपना संसाधन है वह। दूसरा सामुदायिक संसाधन, जो कि समूह के रूप में होता है, जैसे कि समाज होता है गाँव में, तो वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व समुदाय के पास या फिर समाज के पास होता है। उदाहरण के लिए तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि चारागाह हो गया, तो यह सभी लोग व्यक्ति चरा सकते हैं चारा में, यानी कि जो जानवर चराने वाले होते हैं। तालाब, तो तालाब का पानी का प्रयोग सभी लोग करते हैं। पार्क में सभी लोग घूम सकते हैं। शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि जो है वह सभी के लिए बनाया जाता है, नहीं कि समाजों के लिए। तो यह सामाजिक संसाधन हो गया। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि राष्ट्रीय में क्या होगा? जो कि देश के लिए संसाधन है, यानी कि पूरा देश के लिए, यानी कि देश में सभी राज्यों, जैसे कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो सभी के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। तो वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, यानी कि देश के पास। उदाहरण के लिए सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें सरकारी ज़मीन तो राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि सभी राज्य वाले के अलग अलग होते हैं। सड़क का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बोल सकते हैं कि सड़क का तो दूसरे देशों का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरे देश का प्रयोग करने के पहले जो है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जो है सड़क सीमा जो दिया जाता है, सीमा शुल्क लिया जाता है। नहर का उपयोग देश के अंदर ही किया जाएगा, क्योंकि दूसरे देश में तो कोई नहर भेज नहीं सकता, क्योंकि खर्चा इसमें अधिक आता है और फ्री में कौन देगा। रेल लाइन का प्रयोग जो है वह देश के अंदर किया जाता है।
दूसरे देशों में जाने के लिए जो है रेल का भी या फिर फ्लाइट का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी सीमा शुल्क लगाया जाता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या किसे कहेंगे, तो वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिसका नियंत्रण जो है राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसे कहते हैं, तो जो मतलब सभी देशों यानी कि विश्व में जितने भी देश है, एक 200 प्लस देश है, तो सभी देशों के लिए एक संस्था का निर्माण होता है। बहुत सारे संस्था है भारत में, तो उस तरह से संस्था का निर्माण जैसे कि यूएनडीपी है, यूएनडीपी जैसे कि समझ सकते हैं, यूएनडीपी है, एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह विश्व में एक जगह संस्था के रूप में यह कार्य करता है और इसमें सभी देशों के लिए जो है कुछ कुछ प्रकाशित किए जाते हैं। यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है और एचडीआई के द्वारा। तो अगला, तो ये तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी भी देश की तट रेखा यानी कि तट रेखा जैसे भारत का, इस तरह से आप लोग चित्र आपको समझ पता होगा भारत का मानचित्र, तो कुछ इस टाइप का बनता है। तो आप लोग नीचे का याद रखिए, नीचे कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ लिखा गया 200 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र तक, यानी कि भारत का जो तटीय रेखा इसे 200 किलोमीटर इस तरह से बांटा जाता है मील में। दोस्त तो मील में बांटा जाता है, तो 2 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। तो 200 किलोमीटर तक जो है इस तरह से यहाँ से 200 किलोमीटर जितना दूर आएगा उतना दूर तक उस देश का संसाधन यानी कि उस देश का एरिया कैप्चर हो जाएगा। यानी कि भारत का मान ले 200 किलोमीटर यहाँ तक आता है, तो इसके बीच में जो भी संसाधन निकले, यहाँ एक संसाधन जैसे पेट्रोलियम निकल गया, यहाँ डीजल का भंडार निकल गया, तो यह भारत के लिए होगा। और इस तरह से अगर इस रेखा के यानी कि 200 किलोमीटर के बाहर अगर कोई संसाधन इधर निकला है, तो यह पूरा विश्व में जो संस्था निर्माण की गई उसके पास जाएगी संसाधन, और वह देखेगी किस देश में ज़रूरत है, उस देश में उसे लगाएगी विकास के लिए। तो इस तरह से जो है वह 200 किलोमीटर क्षेत्र तक उस देश का संसाधन होता है, उसके बाहर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो जब 200 किलोमीटर का पार हो जाएगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में कहा जाता है। और उसमें उसके आगे जो है समुद्री क्षेत्र जो बच जाता है, पूरा समुद्र का समुद्र, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आ जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगला देखें तो विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखें। तो इसमें है संभावी संसाधन, यानी कि विकास करने के लिए संसाधन। तो संभावी यानी कि संभावना लगाया जाता है, जैसे कि किसी भी देश या फिर क्षेत्र में ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जो है वर्तमान में नहीं होता है, तो उन्हें संभावी संसाधन कहा जाता है। क्यों नहीं होता है, तो उस संसाधन का प्रयोग करने के लिए जो है उसे यानी कि ज़मीन से खोद कर निकालने के लिए उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है उस देश में कि उसे खोद कर निकाला जा सके, तो इसलिए वह संभावना लगाया जाए कि कभी तो निकलेगा। उदाहरण देखें तो गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा सोलर पैनल के द्वारा और पवन ऊर्जा पवन चक्की के द्वारा। कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान में इसका प्रयोग किया जा सकता है या समुद्री इलाकों में किया जाता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। सौर ऊर्जा जहाँ पे धूप 24 घंटा रहे यानी कि 12 घंटा मान लेते हैं। पवन ऊर्जा जहाँ की हमेशा जो है कोई भी बीच में पेड़ पौधे नहीं आए यानी कि साफ हवाएं वहाँ चल सके, तो यह समुद्रों के किनारे संभव हो सकता है। तो उससे भी ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो बिजली की खपत कम होगी। और फिर अभी वर्तमान में कोयला जो होता है उसके द्वारा भी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, कोयला के द्वारा। तो कोयला का खपत कम होगा, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा कोयला के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहेंगे, तो वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, यानी कि फिक्स ने पता चल गया कि इसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे संसाधन इतने निकलेंगे, जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, यानी कि उसका उपयोग करने के लिए क्या उपयोग होगा, उसका मात्रा कितना है, यानी कितना संसाधन मौजूद है, उसका गुणवत्ता कैसा है, किस किस चीज़ बनाने में उसका उपयोग किया जाएगा, सभी उसका निर्माण हो चुका है, तय हो चुका है, तो उसे ही कहा जाएगा विकसित संसाधन। अगला देखिए तीसरा, तो है तीसरा भंडार, यानी कि भंडार। तो भंडार के रूप में कुछ संसाधन मौजूद होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनमें सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, यानी कि मशीन नहीं है जिसे खोद कर निकाला जा सके, उसे संसाधन को भंडार संसाधन कह देते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं हुई भारत में। अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और चौथा इसमें संचित कोष। संचित कोष क्या है, तो यह भंडार का हिस्सा होता है।
और इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा। उदाहरण देखें तो नदी के जल में पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है। अभी तो डैम के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन नदी में भी निकाली जा सकती है, तो यह संचित कोष है। लेकिन वर्तमान में इसका सही पैमाने पर उपयोग जो है वह अच्छे से नहीं किया जा सकता है अभी, क्योंकि संसाधन की कमी है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सोशल मीडिया से जरूर जुड़िएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि संसाधन क्या होते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है कि संसाधन और हमारे मानव के बीच में किस तरह से अंतर संबंध होता है, अंतर क्रिया। फिर देखें संसाधनों का प्रकार, देखें किस तरह से इसे वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखें हम लोग जो है वह उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं। उसका बाद देखें अगला देखें हम लोग समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। फिर से आता है अगला हमारा जो है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। इसका बाद हम लोग देख चुके हैं विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार किस तरह से हैं। तो अभी देखें 4 भागों में बांटा गया है विकास के आधार पर। और फिर लास्ट हमारा खत्म हो गया। तो अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और सोशल मीडिया में जरूर जुड़िए। नोट्स के लिए आप लोग वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।